वो ना माना और उसी बात पर मुसर रहा कि मुझे आधी रात के अंधेरे में चले जाना चाहिए। मैं खामोश हो गया और कर भी क्या सकता था। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। मुझे ख्याल आया अगर मैं किसी तरह अपनी गुलशन वाली कोठी तक पहुंच जाऊं तो मेरे बंगाली नौकर मुझे किसी जगह पनाह दिलवा सकते हैं। अगरचे इस वक्त किसी बंगाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस बुरबुरियत के तूफान में लाल मियाँ ऐसे बंगाली भी थे जिसने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई थी। और मेरे नौकरों पर तो मेरे काफ़ी एहसान थे। मैंने हर मुश्किल वक्त में उनकी माली इमदाद की थी। मैंने गुलशन वाली कोठी में जाने का फैसला कर लिया। जब रात काफ़ी गहरी हो गई तो बूढ़ा पारसी मेरे पास आया। उसके हाथ में सब्जी तरकारी काटने वाला चाकू था। बाबा लोग, ये चाकू तुम अपने पास रखो, मैं देख आया हूँ कि सड़क खाली पड़ी है, तुम किसी दूसरे मकान में चले जाओ, उसने कहा। मैंने चाकू जेब में रख लिया और उसका शुक्रिया अदा करके अंधेरे सेन में पहुंच गया। सामने छोटी सड़क तारीकी में डूबी हुई थी। धान मंडी की तरफ से किसी वक्त गोली चलने की आवाज़ आ जाती थी। मकान से निकलकर मैं एक तरफ चलने लगा। हर तरफ वैरानी और हू का आलम था। कभी कभी इंडियन ब्रेन गन की फायरिंग की आवाज़ आ जाती थी जो माहौल को और ज़्यादा भयानक बना देती थी। गुलशन शहर के गुंजान इलाके से बाहर था। यहाँ से एक रास्ता गंदे नाले के साथ साथ गुलशन तक जाता था। मैंने इस रास्ते का इंतखाब किया और छोटे छोटे वीरान क्वार्टरों की बीच वाली गली से निकलकर नाले पर आ गया। ये नाला आगे जाकर दरियाए बूढ़ी गंगा में गिरता था। मैं नाले में उतरकर चलने लगा। इस पर पानी नहीं था। किनारों पर पगडंडियों जितना रास्ता बना हुआ था जो खुश्क था। मैं इस पर चलता रहा। नाले के बाईं तरफ एन टाइप क्वार्टरों के पिछवाड़े थे जो तारीकी और मौत जैसी खामोशी में डूबे हुए थे। मैं इस मुकाम पर पहुंच गया जहां मुझे गंदे नाले को छोड़कर क्वार्टरों के साथ वाली सड़क पर चढ़ना था। ऊपर आकर मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। सड़क सुनसान थी और आगे खेत शुरू हो जाते थे। फिर एक माचिस फैक्ट्री आती थी और उसके बाद गुलशन की कोठियां शुरू हो जाती थी। मैंने खुदा का नाम लिया और सुनसान सड़क पर चलना शुरू कर दिया। माचिस फैक्ट्री के करीब पहुंचा तो छठी हिस्स ने मेरे कदम रोक दिए। यूं महसूस हुआ जैसे आसपास कोई मौजूद हो। मैं फैक्ट्री की दीवार से लगकर खड़ा हुआ। यकायक कदमों की चाप सुनाई दी। ये भारी फौजी बूटों की आवाज़ थी। मैंने चाकू खोलकर मजबूती से पकड़ लिया। अयाश जिंदगी ने मेरे असाब पर जो आर्दी तय जमा रखी थी वो आनन फानन उतर गई और फिर एक बार मौत से खेलने वाला कमांडो बन गया और ज़मीन पर लेटकर कुनियों के बिल दीवार के साथ साथ रेंगने लगा। बूटों की आवाज़ दीवार की दूसरी जानिब से आ रही थी। मैं रेंगता रहा हत्ता कि दीवार ख़त्म होगी। मैंने सार उठाकर देखा। मुझसे चंद कदमों के फासले पर एक आदमी फैक्ट्री के गेट के आगे टहल रहा था। अंधेरे के बावजूद मैंने उसकी वर्दी और कंधे से लटकी हुई ब्रेन गन देख ली। ये कोई इंडियन फौजी था या फिर मुक्ति बायने वाला। मेरा ज़हन तेजी से काम करने लगा। मेरे सामने 5 कदम के फासले पर झाड़ियाँ थी। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर उन झाड़ियों में फेंक दिया। पत्थर की आवाज़ पर उस आदमी ने ब्रेन गन हाथों में पकड़ ली और झाड़ियों की तरफ देखकर कहा, हालेट। मैं समझ गया कि वो इंडियन सिपाही है और फैक्ट्री के बाहर पहरा दे रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। ब्रेन गन की नाली का रुख झाड़ियों की तरफ था। उस वक्त मैं भूल गया कि कुछ देर कबल मैं किसी चूहे की तरह अपनी जान बचाता फिर रहा था। फिर मेरे अंदर एक सरफरोश और जानबाज मुसलमान कमांडो की जुर्रत, दिलेरी और बेजिगरी बेदार हो चुकी थी। खूनख्वार चीते की तरह मैं सिमट गया और मेरा अंग अंग हमला करने के लिए फड़कने लगा। मुझे कैसे हमला करना है, किस मकाम पर अपना चाकू वाला हाथ मारना है और किस जगह से गर्दन को इस तरह से दबोचना है कि सिपाही ना तो आवाज़ निकाल सके और ना ही ब्रेन गन का ट्राइगर दबा सके। ये सारी बातें मेरे जहन में महफूज थीं। सिपाही झाड़ियों के पास जाकर थोड़ा सा झुक गया। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं चीते की तरह अपनी जगह से लपका और दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरे बाजू की आहिन गिरफ्त में थी और दाईं हाथ वाला चाकू उसका नरखरा काट चुका था। मेरे एक पाँव ने ब्रेन गन को झटका दिया जिसकी वजह से वो फायर न कर सका। मंसूबे के मुताबिक मैं उसकी वर्दी को खून में लथपथ होने से बचाना चाहता था। चुनाचे मैंने निस्फ कटी हुई गर्दन पर हाथ रख दिया और उसकी शर्ट के बटन खोलकर सीने से पीछे की तरफ उतार लिया। लाश घसीट कर झाड़ियों में ले गया। थोड़ी देर बाद मैं झाड़ियों से निकला तो इंडियन फौज के हवालदार की वर्दी में था। सर पर छोटे छज्जे वाली टोपी थी। कंधे से ब्रेन गन लटकी हुई थी। पैरों में स्याह फौजी बूट थे और पतलून की पिछली जेब में इंडियन हवालदार की पासबुक थी। मैंने उसकी लाश खून आलूद चाकू समेत झाड़ियों में एक जगह कूड़े करकट के ढेर तले दबा दी थी। फिर मैं फैक्ट्री के गेट के सामने टहलने लगा। मैंने सब्ज शर्ट के गिरेबान में हाथ लगाया तो मेरी उंगलियों को खून लग गया। फैक्ट्री के गेट की एक जानिब पानी था। मैंने रुमाल भुगोकर शर्ट से खून के धब्बे को रगड़ रगड़ कर साफ किया, मगर फिर भी थोड़ा सा दाग रह गया। बहरहाल वहाँ कतलेआम हो रहा था और किसी फौजी की वर्दी पर खून का निशान कोई अजीब बात नहीं थी। कुछ देर मैं वहीं टहलता रहा।
जैसे पहरा दे रहा हूँ। फिर मैं खेतों की तरफ चल पड़ा। उन खेतों के पीछे गुलशन की आबादी थी। इंडियन फौजी की वर्दी की वजह से मैं किसी हद तक बेखौफी से चल रहा था, लेकिन दिल में यह अंदेशा भी था, अगर पोल खुल गया तो मौत यकीनी होगी और फिर शायद भाग भी ना सकूं। खेत वीरान पड़े थे, अंधेरे में एक जगह पानी चमक रहा था। गुलशन की कोठियां तारीक थीं, सिर्फ इन बगलों के बरामदे रोशन थे जहां बंगाली खानदान आबाद थे। मालूम हुआ कि इस इलाके में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। मैं बज़ाहिर गश्त के से अंदाज में चल रहा था, मगर मेरे अंदर सारी गुरिल्ला सलाहियतें बेदार थीं। खेतों से निकलकर मैं गुलशन कॉलोनी की सड़क पर आ गया। स्ट्रीट लैंप रोशन नहीं थे। मैं एक कोठी के करीब से गुजर रहा था कि अचानक अंदर से इंडियन फौज के 4 सिपाही बाहर आए। उन्होंने लूटे हुए सामान के थैले उठा रखे थे। मुझे देखकर वो ठिठक से गए। सामान वाली कोठी के बरामदे की रोशनी आ रही थी। मैं एकदम से भारतीय रेजिमेंट का हवालदार बन गया और खालिस माजे के पंजाबी लहजे में बोला, ओए जांगली, तुम इधर भूपत डाकू बना क्या करता फिरता है? मैं हवालदार घनश्याम तिवाड़ी हूँ। तुम किस रेजिमेंट से आए ओए? नाइक क्विक मार्च करता मेरे करीब आया और बताया कि सूबेदार मेजर अपने हिस्से का सामान लेकर अभी अभी जीप में गया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम इतना माल लूट कर क्या करेगा जांगली? कुछ हमारे लिए भी छोड़ेगा कि नहीं? साहब, अभी परली तरफ कुछ पंजाबी लोगों की कोठियां बाकी हैं। मैंने उसे डांट कर कहा, बक बक बंद करो जांगली और दफा हो जाओ। चारों ने सल्यूट मारकर थैले उठाए और तेज तेज कदम उठाते हुए मेरी नज़रों से ऊजल हो गए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और ब्रेन गन हाथ में लिए अपनी कोठी की तरफ चल दिया। दूर ही से नजर आ गया कि मेरी कोठी के बरामदे और कमरों की रोशनियां बुझी हुई थी। करीब पहुंचा तो गेट भी खुला हुआ मिला। गिराज में मेरी एयर कंडीशन गाड़ी नहीं थी। बरामदे और पोर्च में टूटा फूटा बेकार सा सामान बिखरा हुआ था। दरवाजे चौपट खुले थे। मेरे आसपास बिहारी लोगों की कोठियां थीं जो लुट लुटा कर वीरान पड़ी थी। खुदा जाने मकीनों का क्या हशर हुआ था। इस कॉलोनी में कुछ गैर मुल्की भी रहते थे जो गड़बड़ शुरू होते ही नकल मकानी कर गए थे। मेरी कोठी के तमाम कमरे खुले थे। सारा सामान लूटा जा चुका था। बड़ी अलमारियां, डबल बेड और किचन में से आटे चावल की बोरियां तक गायब थी। बाथरूम की अलमारी में शेव का सामान और लोशन खुदा जाने कैसे बच गया था। मैंने शर्ट उतार कर कालीन के धब्बे साफ करने वाले लोशन से खून का धब्बा साफ कर लिया। फिर दाढ़ी, मूंछ मूंडी और उस तहखाने में उतर गया जहां कालीन का स्टॉक रखा जाता था। वहां एक कालीन भी नहीं था। दीवारी सेफ टूटा हुआ था और तमाम कागजात, फाइलें और जो थोड़ी बहुत करेंसी थी उसे लूट लिया गया था। इस कोठी में मैंने अपनी जवानी के हसीन तरीन दिन गुजारे थे। आज वही कोठी एक तबाह हाल वीराने का इबरत अंगेज मंजर पेश कर रही थी। मुझे अफसोस इसलिए नहीं हो रहा था कि यहीं सब कुछ कमाया था और यहीं गर्क हो गया। ना तो मैं साथ कुछ लाया था और ना ही मुझे कोई शय ले जाने की ख्वाहिश थी। मैंने कमाया ही उड़ाने के लिए था। हाँ, अब अपनी जान की फिक्र जरूर लाहक हो गई थी। मैं तय खाने से बेडरूम में आया और एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मैं किसी तरीके से सरहद पार करके नेपाल की तरफ निकल जाऊं या फिर खुद इंडियन फौज के हवाले कर दूं खुद को। फरार बड़ा कठिन काम था। ढाका से नेपाल की सरहद हजारों मील दूर थी। फिर रास्ते में कदम कदम पर खतरा था, कहीं भी पकड़ा जा सकता था। सारे मुल्क पर इंडियन फौज और मुक्ति बाहिनी का कब्जा हो चुका था। दूसरे मंसूबे पर अमल करता तो 20% उम्मीद थी कि इंडियन फौज मुझे अपना कैदी बना ले। सिविलियन होने की वजह से वो मुझे मुक्ति बाहिनी के हवाले भी कर सकते थे और मुक्ति बाहिनी वाले पंजाबी पठान और किसी बिहाड़ी को जिंदा नहीं छोड़ते थे। सरहद पार करके भारत में दाखिल होना एक बार फिर अपने आप को मौत के गिरदाब में झोंकने के मुतरादिफ था। सोच सोच कर आखिर मैंने यही फैसला किया कि जिस तरह भी हो सके मुझे नेपाल पहुंच जाना चाहिए। वहां हमारा सिफारत खाना भी था और पाकिस्तान के साथ नेपाल के ताल्लुकात भी ठीक थे, लेकिन नेपाल की सरहद तक पहुंचना आसान काम नहीं था। मुझे सही रास्ते का इल्म भी नहीं था। मैं अपनी परेशान कुन सोचों में गुम था कि अचानक 2 आदमियों के बोलने की आवाज़ आई। मैं एकदम कुर्सी से उठा, ब्रेन गन हाथ में पकड़ी और दबे पांव चलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। आवाज़ें बरामदे में से आ रही थी। अब एक औरत की भी आवाज़ आई। वो मरी हुई आवाज़ में रहम की भीख मांग रही थी। मैं दबे पांव टीवी लाउंज से गुजरकर एकदम से बरामदे में आ गया और ब्रेन गन तान कर फौजी के से अंदाज में बोला, कौन है जांगली? 2 सिख फौजी एक साड़ी पोश दुबली पतली औरत को खींचते हुए कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अपने सामने वर्दी पोश को देखकर उन्होंने औरत के बाजू छोड़ दिए। औरत नीम बेहोशी के आलम में बरामदे के फर्श पर पड़ी रही। मैंने कड़क कर कहा, मैं 17वीं जाट रेजिमेंट का हवालदार घनश्याम तिवाड़ी हूँ। तुम कौन हो? ओ जांगली। दोनों सल्यूट मारकर अटेंशन हो गए। जांगली की औलाद, उधर तुम लोग बदमाशी करता है, हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेगा। तुम हिसार रेजिमेंट का जांगली है ओए?
पहले वाले सिपाहियों से मुझे इतना पता चल गया था कि इधर हिसार रेजिमेंट के नौजवान तैनात हैं। एक सिख सिपाही बोला, साहब सब जवान इधर यही करता है, हमको माफ कर दो, आगे नहीं करेगा। मैं भी उनसे खलासी चाहता था, इसलिए गरजदार आवाज में कहा, उसको यहीं छोड़कर डबल मार करके दफा हो जाओ जंगली, हम इसको इसके घर पहुंचाएगा। तुम्हारा घर किधर है बीबी? साड़ी पोश औरत घुटनों में सर दिया आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भर रही थी। दोनों सिख फौजी सल्यूट मारकर तेज तेज कदम उठाते कोठी के गेट से निकल गए। मैंने फर्श पर बैठी औरत से उसका नाम पूछा। वो हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाई, खुदा के लिए मुझे गोली मार दो, मुझे गोली मार दो। वो साफ उर्दू बोल रही थी, उसके माथे पर बिंदिया भी नहीं थी, कोई मुसलमान थी और शायद बिहारी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। मैंने तसल्ली दी और कहा कि वो फिक्र न करे और उसे उसके घर पहुंचा दूंगा मैं। वो फूट फूट कर रोने लगी, मेरा घर अब कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं रहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो और मुझे गोली मार दो, मैं मरना चाहती हूँ। उसने उठकर मेरी ब्रेन गन पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसे सख्ती से पीछे धकेल दिया। क्या करती हो तुम, होश में आओ। मैं उसे धकेलता हुआ अंदर टीवी लाउंज में ले गया। बरामदे में हमारी आवाज़ें सुनी जा सकती थी। वो नंगे फर्श पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर सिसकियां भरने लगी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बीबी? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? क्या तुम गुलशन कॉलोनी में रहती थी? औरत के बाल लंबे थे और उसकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं थी। वो रोए जा रही थी और मैं सोच रहा था कि अब इस पर अपना आप जाहिर कर दूं या ना करूं। वो अभी तक मुझे इंडियन फौजी समझ रही थी और मुझसे बेहद खौफ थी और सिमटी बैठी थी। इतने में बाहर से एक बार फिर ऊंची आवाजें आई। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक 3 फौजी अंदर दाखिल हुए और उनमें से 2 तो वही सिख फौजी थे जिनके पंजे से मैंने अभी अभी इस लड़की को छुड़ाया था। तीसरा फौजी कोई अफसर था, उसकी टोपी कप्तानों वाली थी, उसके हाथ में बैद का छोटा सा अफसरों वाला डंडा था। दोनों सिख फौजी बरेन गन्ने ताने उसके पहलू में दाईं बाईं खड़े थे। मैं समझ गया कि इन सिख फौजियों ने इस अफसर से मेरी बात की होगी और ये इंडियन फौज का कैप्टन मेरी चेकिंग के लिए आया है। मैंने उसे जोरदार सल्यूट किया और बोला, हवालदार घनश्याम राम जाट रेजिमेंट सर। मैं किस सलाकत खेज सूरत हाल से 2-4 था, इस लड़की को इसका इल्म नहीं था। इतना जरूर हुआ कि उसकी सिसकियां बंद हो गई थीं और वो सहमी हुई नजरों से हमें तक रही थी। इंडियन कैप्टन ने कहा, मैं 14 हिसार रेजिमेंट का कैप्टन जगदेश मोरा हूँ, क्या मैं तुम्हारा शनाख्ती कार्ड देख सकता हूँ? हवालदार घनश्याम राम, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। यह जिंदगी और मौत के दरमियान की एक बड़ी ही नाजुक और बड़ी ही मुख्तसर तरीन घड़ी थी। मुझे मालूम था कि शनाख्ती कार्ड पर फौज की फोटो लगी होती है और मेरे पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था। मेरा भांडा फूटने ही वाला था। मैं अपना हाथ उस अंदाज में जेब की तरफ ले गया जैसे मैं अपना शनाख्ती कार्ड निकालने वाला हूँ, लेकिन मेरे हाथ को खूब मालूम था कि इसे एक ही सेकंड में क्या फर्ज पूरा करना है। ये एक तरबियत याफ्ता हाथ था, इसलिए मेरे हाथ ने अपना फर्ज बड़ी खुश सलूबी से अदा किया। हाथ कंधे से लटकती ब्रेन गन पर पड़ा और दूसरे ही लम्हे जैसे बिजली कूदने लगी। मेरे हाथ में ब्रेन गन थी और उसमें से शोले उगलती शरारे उड़ाती गोलियां निकल निकल कर सामने खड़े कैप्टन और सिख सिपाहियों के जिस्म से पार हो रही थी। सिख फौजियों की इतनी मोहलत ही ना मिल सकी कि वो अपनी ब्रेन गनों के ट्राइगर ही दबा सकते। कमांडो कभी इतनी मोहलत नहीं दिया करते, यही उनकी ट्रेनिंग होती है और यही उनका तर्राए इम्तियाज होता है। तीनों लड़खड़ा कर फर्श पर ऊंधे मुंह गिर पड़े। लड़की खौफ ज़दा होकर बाहर दौड़ी तो मैंने छलांग लगाकर उसे पकड़ा और खींचता हुआ वापस ले आया। अब उसका बाहर जाना मेरे लिए मौत का पैगाम बन सकता था। ब्रेन गन्नों के धमाकों की मैंने इसलिए परवाह नहीं की, ढाका की फिजाओं में गूंजती ही रहती थी। लड़की का जिस्म दहशत से कांप रहा था। वो दीवार के साथ लगी दबी दबी सिसकियां लेकर खौफजदा आंखों से कभी लाशों की तरफ और कभी मुझे देख रही थी। ब्रेन गन अभी तक मेरे हाथ में थी। मैंने टीवी लाउंज का दरवाजा बाहर से बंद किया और बरामदे के स्तूनों के पीछे छुपकर सड़क को तकने लगा। कोई फौजी आता दिखाई ना दिया तो मैं कोठी के गेट से सड़क पर निकल गया। कुछ फासले पर एक गाड़ी दीवार के पास खड़ी थी। करीब गया तो वो एक फौजी जीप थी। यकीनन इंडियन फौज का कैप्टन जीप पे इधर से गुजर रहा होगा कि सिख फौजियों से मुलाकात हो गई। उन्होंने उसे अगवाशुदा लड़की के बारे में बताया और गालबन ये शिकायत की कि एक हवालदार ने उसे छीन लिया है। कैप्टन को यकीन होगा कि इधर किसी हवालदार की ड्यूटी नहीं है, लिहाजा वो उनके साथ मेरी कोठी में आ गया। मैंने जीप का जायजा लिया, फिर उसे स्टार्ट किया और अपनी कोठी के गैराज में लाकर खड़ी कर दी। मैं लंबे लंबे डग भरता बरामदे में आया। दरवाजा खोल कर अंदर गया तो लड़की गायब थी। मैं जल्दी जल्दी पूरे घर में घूम गया लेकिन लड़की कहीं भी ना मिली। ये मेरी अपनी कोठी थी और मुझे मालूम था कि अगर बरामदे वाला दरवाजा बंद कर दिया जाए तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। छत पर जो आईनी दरवाजा खुलता था उसको मैंने बहुत साल पहले यहाँ से जाती दफा ताला लगा दिया था और मैंने देखा था कि वो उसी तरह लगा हुआ था। मैं नीचे तय खाने में आ गया और लड़की को आवाज़ दी कि वो मुझसे खौफ ज़्यादा ना हो, मैं इंडियन नहीं हूँ बल्कि मुसलमान हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर वो तय खाने के अंधेरे कोने से बाहर आ गई
उसके चेहरे पर दहशत और खौफ के साथ अब हैरत के तासुरात भी थे। आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। मैं उसे ऊपर वाले कमरे में ले आया। वो गमज़दा तस्वीर बनी मेरे सामने फर्श पर बैठी थी और मैं भी उसके पास ही फर्श पर बैठ गया और उसे सरसरी तौर पर अपने हालात से आगाह कर दिया। अलबत्ता ये नहीं बताया कि दर हकीकत मैं कौन हूँ। जवाबन लड़की ने सिसकियों के साथ अपनी दास्तान सुनाई तो मेरे रुंगूठे खड़े हो गए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक आला अफसर की बीवी थी। उसकी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। उसके खामन का तबादला कराची से ढाका हुआ तो वो यहाँ आ गई और गुलशन कॉलोनी के एक फ्लैट में रहने लगी। ढाका फाल के बाद उसका खामन उसे लेकर साथ वाली कोठी में एक बंगाली के यहाँ आ गया। इस अच्छे बंगाली ने दोनों को अपनी कोठी में छुपा लिया, मगर नौकरों ने मुक्ति बानी वाले को इतला कर दी। वो वहां आदम के और बंगाली अफीसर को हुक्म दिया कि जिन गैर बंगाली जोड़ों के उसने छुपा रखा है उसे बाहर निकालें। अफीसर ने मुज़ाहमत की तो मुक्ति बानी वालों ने उसे जख्मी करके तलाशी ली और उन्हें घसीट कर बाहर निकाल लिया। उसके खावंद को वहीं शूट कर दिया गया और उसे अगवा करके ले जा रहे थे कि 2 सिख फौजी पहुंच गए। उन्होंने उस लड़की को उनसे छीन लिया और मेरी खाली कोठी में ले आए। मैं उस लड़की और उसके शोहर का असली नाम नहीं बताऊंगा, आप यूं समझ लें कि उस लड़की का नाम शहनाज था। ये लड़की कराची के आला खानदान की चश्म चराग थी और उसने अंग्रेजी में MA किया था। उसके माँ बाप दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान में आकर आबाद हो गए थे। शहनाज के हवास अभी तक दुरुस्त नहीं हुए थे। वो बार बार अपने खामद को याद कर रही थी। वो कहती उनकी बेगौरो कफन लाश मुक्ति बानी वालों ने बाहर सड़क पर फेंक दी थी। खुदा के लिए मुझे मेरे खामद के पास ले चलो, मैं अपने दूल्हा का आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे सब्र करने की तलकीन करते हुए हालात की संगीनी का एहसास दिलाता रहा और कहा कि ढाका में हजारों ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया गया है और कत्ल किया जाता रहा है। ये लड़की कराची के आला खानदान की चश्म चराग थी और उसने अंग्रेजी में MA किया था। उसके माँ बाप दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान में आकर आबाद हो गए थे। शहनाज के हवास अभी तक दुरुस्त नहीं हुए थे। वो बार बार अपने खामद को याद कर रही थी। वो कहती उनकी बेगौरो कफन लाश मुक्ति बानी वालों ने बाहर सड़क पर फेंक दी थी। खुदा के लिए मुझे मेरे खामद के पास ले चलो, मैं अपने दूल्हा का आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे सब्र करने की तलकीन करते हुए हालात की संगीनी का एहसास दिलाता रहा और कहा कि ऐसे हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया है और कत्ल किया जा रहा है। सारे मशरकी पाकिस्तान में खून की होली खेली जा रही है, लिहाजा इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि किसी तरह अपनी जान बचाई जाए। मैंने किचन से पानी लाकर उसे पिलाया। रात के 2:30 बज रहे थे। सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं थी और मैं अभी तक फैसला ये नहीं कर सका था कि इस बदकिस्मत लड़की को लेकर कहाँ जाऊँ और मैं इसकी कहाँ तक हिफाजत कर सकूंगा। मेरी अपनी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं था। एक शरीफ लड़की की जिम्मेदारी भी मुझ पर आन पड़ी थी। मैं उसे वापस उसके हमसाये बंगाली कुंबे के पास भी नहीं ले जा सकता था। जिस बंगाली अफसर ने उन्हें पनाह दी थी वो खुद जख्मी हो चुका था। अगर मैं शहनाज को उनके पास भी ले जाता तो उस फैमिली के नौकर दोबारा मुक्ति बानी वालों को खबर कर सकते थे। मैंने शहनाज से उस मौजू पर बात की तो वो सहम गई। मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो लोग फिर आ जाएंगे। खुदा के लिए मेरे खामद की लाश सड़क पर से हटा लाओ। मशरकी पाकिस्तान की सड़कों, घाटियों, शहराहों और गली कूचों में सैकड़ों माओं के जिगर गोशों की लाशें बेगौरो कफन पड़ी थी। मैं किस किस की लाश उठा कर लाता। शहनाज को किचन में छोड़कर मैं टीवी लाउंज में आ गया। तीनों लाशें वैसे ही ऊंधे मुंह पड़ी थी। मैं अपने साथ किचन में से मोमबत्ती लेता आया था। मैंने मोमबत्ती जलाई तो देखा कि तीनों लाशों पर बेशुमार चींटियां रेंग रही थी। खुदा जाने इतनी सारी चींटियां कहाँ से आ गई थी। लाशें चींटियों से ढक गई थी। मैंने दोनों सिख फौजियों के ब्रेन गन्ने और हिंदू कैप्टन का रिवाल्वर उतारा और किचन में वापस आ गया। ब्रेन गन का चैम्बर तकरीबन खाली हो चुका था, जबकि दोनों सिखों की ब्रेन गन्ने भरी हुई थी। शहनाज दीवार के साथ लगी फर्श पर खामोश बैठी मुझे पथराई हुई आंखों से देख रही थी। जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा बेहद गमगीन नजर आ रहा था। शहनाज का रंग खिलता हुआ था और वो एक खुश शक्ल लड़की थी। मैंने मोमबत्ती एक तरफ प्याली में यूं रख दी कि उसकी रोशनी बाजार वाली खिड़की और रोशनदान पर ना पड़े। सुबह होने वाली थी। अगर इंडियन फौजी की कोई टोली गश्त करती हुई इधर निकल आई तो सिपाही कोठी में खड़ी फौजी जीप देखकर अंदर आ सकते हैं और फिर हमारा जो हशर होगा वो मालूम न था। मेरे दिमाग में तरह तरह के मंसूबे जन्म ले रहे थे। कभी सोचता कि किसी भिखारन का भेष बदल कर शहनाज को भी भिखारन बनाकर किसी कब्रस्तान या मस्जिद में बना ले लूं, मगर हम मुक्ति बानी वालों की नज़रों से नहीं बच सकते थे। बंगाली मुसलमानों की अक्सरियत हमारी दुश्मन हो रही थी। कभी ख्याल आता कि शहनाज को जीप में साथ लेकर नेपाल की तरफ निकल जाने की कोशिश करूं। ये बड़ा अलमिया और घुटन सफ़र था। कदम कदम पर मौत फंदा लगाए हुए बैठी थी। अगरचे मैं इंडियन फौजी वर्दी में था, लेकिन किसी भी वक्त मेरा भांडा फूट सकता था।
मोहम्मदपुर और मीरपुर की बस्तियों पर भी मुक्ति बानी और इंडियन फौज का कब्जा हो चुका था। वहाँ कत्लेआम का बाजार गर्म था। बिहारी और पंजाबी औरतों को अगवा किया जा रहा था। मैंने जिंदगी में कभी अपने आप को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शहनाज भी डरी हुई थी। उसने धीमी आवाज में मुझसे पूछा कि हम कहाँ जाएंगे। मैंने उठते हुए कहा, पहले तो हमें इन लाशों को ठिकाने लगाना चाहिए। मेरे बेडरूम में एक तह खाना इस मकसद के लिए बड़ी मौजूद जगह थी। चनाचे मैंने तीनों लाशों को घसीट कर इस तह खाने में फेंका और ऊपर से लकड़ी का तख्ता जोड़कर उस पर कलीन का एक टुकड़ा बिछा दिया। मैंने शहनाज से कहा कि जब तक हमें फरार का कोई रास्ता नहीं मिलता इसी जगह छुपे रहना बेहतर होगा। मुक्ति बानी वाले यहाँ भी आ जाएंगे, उसने कहा। यह कोठी लूटी जा चुकी है। मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल ही से इधर का रुख करेगा। यह कहकर मैंने किचन का जायजा लिया। वहां सिवाय चाय के पत्ती के खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। नल में पानी भी थोड़ा थोड़ा आता था। मैंने शहनाज से कहा कि फौरन पानी स्टॉक कर लिया जाए। चाय की 2 केतलियां और एक पतीली खुदा जाने वहां कैसे रह गई थी। शहनाज ने पतीली नल के नीचे रख दी। अब सवाल यह था कि शहनाज को किस जगह छुपाया जाए। मैं अपनी कोठी की छत पर पहुंच गया। आसमान पर सितारे फीके फीके से लग रहे थे और शहर की तरफ कहीं कहीं आग लगी हुई थी। नारों की आवाज़ें भी कभी कभी आ जाती थी। पिछली रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा था। मेरी निगाह छत पर एक तरफ बनी हुई पानी की टैंकी पर जम गई। ये टैंकी काफ़ी बड़ी थी और मैंने ख़ास तौर पर बनवाई थी। मैंने टैंकी का ढक्कन हटाकर देखा। टैंकी बिल्कुल खाली थी। शहनाज को यहाँ छुपाया जा सकता था। मैं नीचे आ गया और शहनाज से कहा, सुबह हो गई तो मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने शहर जाऊंगा। जब तक मैं वापस ना हूँ वो ऊपर पानी की टैंकी में छुपी रहे। शहनाज ने कोई जवाब ना दिया। अब वो जिस तरह भी मुमकिन था अपनी जान बचाना चाहती थी। दिन की रोशनी फैल गई तो मैंने शहनाज को ऊपर ले जाकर टैंकी में उतार दिया और ताकीद की कि मेरे वापस आने तक बाहर निकलने की गलती ना करे। मैंने टैंकी का ढक्कन आधा खुला रखा। फिर मैं तेजी से नीचे आया। जिस फौजी की मैंने वर्दी पहन रखी थी उसके बटुए में 10-15 भारतीय करेंसी के रुपए वाले नोट भी थे। मैंने ब्रेन गन कंधे से लटकाई। बरामदे में आकर कमरे का दरवाजा बंद करके चुटकी लगाई और जीप में जा बैठा। फिर खुदा का नाम लेकर सड़क पर निकल आया। मैं गुलशन की सुनसान सड़कों से निकलकर छावनी वाली बड़ी सड़क पर आ गया। कर्फ्यू को खुले तो थोड़ी ही देर हुई थी। दुकानें बंद थीं। अक्सर दुकानें लूटी हुई थी। ईंट पत्थर सड़क पर बिखरे हुए थे। कुछ जले हुए मकानों से अभी तक धुआं निकल रहा था। बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। चौराहे पर इंडियन फौजियों ने मुझे जीप से गुजरते देखकर सैल्यूट किया। मैंने हाथ के हल्के से इशारे से जवाब दिया। कुछ बंगाली जय बंगला के नारे लगाते हुए चौक में से गुजर गए। छावनी एक फरलांग से दूर रह गई थी तो मैं फार्म गेट की तरफ घूम गया। छावनी में कसरत से इंडियन फौजी मौजूद थे। मैं उधर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। यहाँ बाजार में बेकरी की एक दुकान खुली थी। मैं जीप रोक कर दुकान में दाखिल हुआ तो बंगाली दुकानदार ने मुस्कुराकर मेरा खैर मकदम किया। मैंने बड़ी 2 डबल रोटियां और कुछ अंडे खरीद कर लिफाफे में रखवाए और पैसे देकर बाहर जीप में आ गया। एक भारतीय सिपाही मेरी जीप को गौर से देख रहा था। मुझे देखकर वो जल्दी से परे हट गया और सल्यूट मारकर अटेंशन हो गया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, इधर क्या देखता था? ओए जांगली, तुम दुश्मन के इलाके में हो, अंबाला छावनी में नहीं है। इंडियन सिपाही ने एक बार फिर मुझे सल्यूट किया और कहा, सब ठीक है सर। मैं जीप लेकर वहां से निकल गया। वो एक कैप्टन की जीप थी, जबकि मेरी वर्दी पर हवालदार के रैंक के फीते लगे हुए थे। किसी को भी शक हो सकता था। चुनाचे में ज्यादा देर कहीं भी रुकना मुनासिब नहीं समझता था। अगरचे इस वक्त ढाका में अफरा तफरी का सा आलम था और इस किस्म की हजारों इंडियन फौजी जीपें सड़कों पर घूम रही थी। फिर भी मैं अपनी तरफ से किसी तरह की बेहतियाती नहीं बरतना चाहता था। अब मुझे सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि एक बेकस लड़की की जान भी बचानी थी। फार्म गेट वाली सड़क से जीप निकालकर मैं गुलशन कॉलोनी की तरफ बढ़ा। जूं ही एक मोड़ घूमा, सामने सड़क पर लोगों का छोटा सा हजूम नजर आया। करीब पहुंचा तो देखा मुक्ति बाहिनी के 4 आदमी एक गहरे सब्ज रंग की वर्दी वाले नौजवान को संगीनों की नोक पर सड़क के किनारे दरख्तों की तरफ ले जा रहे थे। बंगाली नारे लगा रहे थे, पंजाबी को मारो। मैंने बदकिस्मत नौजवान को वर्दी से पहचान लिया कि वो पाक फौज का सिपाही है। मैं उसे मुक्ति बाहिनी के हाथों मौत के घाट उतरते नहीं देख सकता था। मुक्ति बाहिनी वाले उस पाक फौज के जवान को संगीनों से छिलनी करने वाले थे कि मैंने जीप रोक ली। पिस्तौल तान कर मैंने जीप से छलांग लगाई और गरज कर कहा, ओए तुम जांगरी लोग, इसको शूट नहीं करेगा, ये हमारी इंडियन फौज का कैदी है, इसे हमारे हवाले करो। मुक्ति बाहिनी वाले अजीब आंखों से मुझे देखने लगे। मैंने एक हवाई फायर किया और एक बार फिर जोर से गरजा, ओए भाग जाओ, नहीं तो एक एक को भून डालूंगा। ये हमारा कैदी है, इसे हम शूट करेगा। मुक्ति बाहिनी वालों ने अपने सामने इंडियन फौज के हवालदार को पिस्तौल ताने देखा तो बुड़बुड़ाते हुए दूर हट गए। पाक फौज का जवान अभी तक जमीन पर बैठा था। मैंने उसे हुक्म दिया, जीप में बैठ जाओ।
तुम हमारा कैदी है, चलो डबल मार्च जांगली। उस फौजी के कंधे पर रैंक का कोई निशान नहीं था। फरार होने की कोशिश करते हुए उसने रैंक के फीते नोच डाले होंगे। शिकस्त के बाद फौजी ऐसा ही किया करते हैं। मैंने उस पर पिस्तौल तान दिया। जल्दी उठो, चलो बैठो जीप में। वो खामोशी से मेरी जीप की अगली सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने एक और हवाई फायर किया। लोगों का मजमा इधर उधर हो गया। मुक्ति बाहिनी वाले भी मुझे कोसते हुए वहां से चल दिए। मैंने जीप स्टार्ट की और तेजी से आगे निकल गया। मैंने पाक फौज के जवान से कहा, ओए ये तो मुझे मालूम हो गया कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी रेजिमेंट और रैंक क्या है? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने मुक्ति बाहिनी वालों से तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम इंडियन फौज की कैद में हो। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो 11वीं पंजाब रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट है और उसका नाम अल्ताफ है। मैंने उसे डांट कर कहा, तुम झूठ बोलता है, तुम लेफ्टिनेंट नहीं, इंटेलिजेंस का कैप्टन है। हम तुमसे कुछ पूछगछ करेगा। वो खुश शक्ल नौजवान सर झुकाए खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर शिकस्त की हजीमत थी। मेरे डांटने पर उसने आहिस्ता से कहा, हाँ मैं कैदी हूँ और अब मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने कहा सच कहा है और मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग कवर से है। मैंने सख्त लहजे में कहा, जब तुम्हारी रेजिमेंट ने हथियार डाल दिए थे तो तुम इधर मुक्ति बाहिनी वालों के हत्थे कैसे चढ़ गया? पाक फौज के जवान ने बताया कि उसकी ड्यूटी पोस्ट ऑफिस पर थी कि डाका फाल हो गया और गैर बंगालियों का कत्लेआम शुरू हो गया। वो पोस्ट ऑफिस की इमारत में छुपा रहा तो वहां मुक्ति बाहिनी वालों ने उसे पकड़ लिया। आप ना आते तो ये लोग मुझे तो हलाक कर चुके होते। अब हम भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुमने हमारे हजारों जवानों को मार डाला है, मैंने कहा। वो खामोश रहा। जीप गुलशन कॉलोनी में दाखिल हो चुकी थी। मेरी कोठी का गेट इसी तरह खुला था और कोठी का लान वीरान पड़ा था। जीप गैराज में खड़ी करके मैंने पिस्तौल निकाल लिया और लेफ्टिनेंट अल्ताफ अकबर से कहा, चलो अंदर चलो, खबरदार अगर भागने की कोशिश की तो शूट कर दूंगा। मैं उसे टीवी लाउंज में ले आया। पाक फौज का जवान यही समझे बैठा था कि मैं उसे शूट करने के लिए इस वीरान कोठी में लाया हूं। मैंने उसे दीवार के साथ खड़ा कर दिया। पिस्तौल का रुख उसकी जानिब था। उसने कहा, अगर तुमने मुझे शूट ही करना था तो मुक्ति बाहिनी वालों से क्यों बचाया था? मैं मुस्कुरा दिया, पेटी के साथ लगा दिया और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, वो इसलिए कि मैं इंडियन सिपाही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और तुम्हारा खून होते देख नहीं सकता था। वो एक लम्हे के लिए जैसे सकते में रह गया। फिर उसने मेरी वर्दी की तरफ इशारा किया और कहा, ये वर्दी, ये जीप, ये सब कुछ। मैंने उसे अपने पास फर्श पर बिठा लिया और शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना डाली। ढाका में आने से पहले पठानकोट में मैंने कमांडो की हैसियत से जो कारनामे दिखाए थे उनका जिक्र नहीं किया। उससे यही बताया कि मैं ढाका में कारोबार करता था और ये कोठी मेरी मलकियत है। मैं ऊपर छत पर गया और टैंकी से शहनाज को निकाल कर नीचे ले आया। वो बेचारी खौफ से नीम जान हो रही थी। मैंने नीचे आते आते उसे लेफ्टिनेंट अल्ताफ के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि अब हम 3 हो गए हैं, कोई ना कोई फरार का रास्ता निकाल लेंगे। मैंने शहनाज को डबल रोटी और अंडे देकर कहा कि वो नाश्ता बनाए। अल्ताफ अकबर ने कहा, फौज के रूल के हिसाब से कैप्टन वर्मा की जीप का हमारे गैराज में ज्यादा देर तक ठहरना ठीक नहीं। कैप्टन वर्मा जब अपनी रेजिमेंट में ना पहुंचा तो असूली तौर पर उसकी इलाके में तलाशी होगी जहां वो ड्यूटी पर था और हम उसी वक्त इसी इलाके में हैं। मेरे हिसाब से तो आज शाम तक मिलिट्री पुलिस के आदमी कैप्टन वर्मा की तलाश में यहाँ आ जाएंगे। इसीलिए हमें जितनी जल्दी हो सके इस जीप को यहाँ से दूर ले जाकर किसी घाटी या तालाब में धक्का दे देना चाहिए। इस नौजवान लेफ्टिनेंट का अंदाज फौजी कवानीन और जवाबत के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन मैं उसकी राय से इख्तलाफ करते हुए कहा कि ये जीप हमें यहाँ से फरार होने में मदद दे सकती है। पहली बात तो ये है कि जीप एक इंडियन कैप्टन की है जबकि तुम हवालदार की वर्दी में हो। तुम्हारी हर जगह चेकिंग हो सकती है और किसी न किसी जगह तुम पकड़े भी जा सकते हो। दूसरी बात यह कि मैं पाक फौज की वर्दी में हूँ, मैं बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा। तीसरी ये कि एक औरत हमारे साथ होगी, उसे हम कहाँ छुपाएंगे? मेरे भाई, अगर हम इन बारीकियों पर गौर करते रहे तो यहाँ से कभी निकल ना सकेंगे। हमें जुर्रत से काम लेना होगा। मैंने कहा, यह मैदान जंग नहीं जहाँ हम जुर्रत दिखाकर दुश्मन पर गालिब आ सकें। हम दुश्मन के मुल्क में हैं और ढाका फाल हो चुका है। हमें जुर्रत के साथ साथ अक्ल व फहम और चालाकी और अय्यारी से भी काम लेना होगा। हालात का तकादा है कि हम जितनी जल्दी हो सके इस जीप से छुटकारा हासिल करें। इसके बाद मुझे भी कहीं से भारतीय वर्दी हासिल करना होगी ताकि पहली नज़र में पहचाना ना जा सकूं। अगर मैं तुम्हारे साथ कुर्ते पजामे के साथ निकलता हूं तो मुक्ति बाहिनी वाले मुझे पकड़ लेंगे और शहनाज को कहां तक बचा सकोगे? मैं सोच में पड़ गया। इतने में शहनाज नाश्ता तैयार करके ले आई। हमने खामोशी से नाश्ता जहर मार किया। सदमे की वजह से शहनाज की भूख मर चुकी थी, मगर जिंदा रहने के लिए उसे भी मजबूर करके थोड़ा बहुत खिलाया।
शहनाज पढ़ी लिखी औरत थी। फरार के इम्कानात पर वो भी किसी वक्त अपनी राय का इजहार करती। बंगाली जबान इन दोनों में से मैं ज़्यादा समझ लेता था और थोड़ी बहुत बोल भी लेता था, लेकिन अगर हम रवानी से भी बंगाली जबान बोल लेते तब भी हमारे खिलते हुए रंग और कद काठ हमें पकड़वा सकते थे। मुक्ति बाहिनी वालों ने तो ऐसे ऐसे बिहारियों को भी कत्ल कर दिया था जिनके रंग बंगालियों जैसे थे और जो बड़ी रवानी से बंगला बोलते थे। मकामी लोग उनके लहजे से पहचान लेते थे कि वो बंगाली नहीं है। इसी उधेड़ बुन में दोपहर हो गई। अचानक बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। मैंने लेफ्टिनेंट अल्ताफ और शहनाज को किचन में जाने का इशारा किया और खुद ब्रेन गन हाथ में लेकर कमरे से निकलकर बरामदे में आया तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। एक सिख फौजी गेट के अंदर आकर गैराज में खड़ी जीप को देख रहा था। सड़क पर कुछ बंगाली लूटा हुआ माल उठाकर लाठियां और कुल्हाड़ियां लहराते शोर मचाते गुजर रहे थे। मेरे बूटों की आवाज़ सुनकर सिख मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ कि उसके कांधे पर 2 फीते और एक कराउन बना हुआ था। वो सूबेदार मेजर था और उसका रैंक मुझसे बड़ा था। मैंने जोरदार सल्यूट मारा। सिख फौजी के कंधे पर ब्रेन गन लटक रही थी। उसने जीप की तरफ इशारा करके कहा, ओए जवान, ये जीप यहाँ रख कर तुम अंदर क्या कर रहे हो? 1 सेकंड के अंदर अंदर मुझे उस सिख फौजी के साथ जो सलूक करना था वो मैंने सोच लिया था और एक बार फिर सल्यूट मारकर, सर अंदर बहुत माल है, वलायती शराब, 2 औरतें भी हैं, उन्हें कहाँ रखना है सर? ऑर्डर करें। क्या इन औरतों को कैद कर लें या शूट कर दें? मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा। वलायती शराब और औरतों के बारे में सुनकर उसकी आंखें चमक उठी और बोला, चलो हमें दिखाओ। मैं यही तो चाहता था। फौरन दरवाजे से हटकर खड़ा हो गया। वो लंबे लंबे डग भरता अंदर कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसके पीछे पीछे था। मैं उसे ब्रेन गन का ब्रेस्ट नहीं मारना चाहता था। इस तरह उसकी वर्दी खून आलूद और नकारा हो जानी थी, जबकि मुझे उसकी ज़रूरत थी। यहाँ मुझे एक ख़ास किस्म के कमांडो एक्शन से काम लेना था कि जिससे 1 सेकंड में दुश्मन की गर्दन का मनका तोड़ दिया जाता है। कमांडो ट्रेनिंग के उस्ताद कहा करते थे कि इस एक्शन को अगर पूरी टाइमिंग और महारत से किया जाए तो खुद दुश्मन को भी खबर नहीं होती कि इसकी गर्दन का मनका टूट गया है और वो मर चुका है। मैं इंडियन हवालदार की वर्दी में था। सिख सूबेदार मेजर को एक लम्हे के लिए भी शक न हुआ। गैराज में इंडियन फौज की जीप खड़ी थी। वो इत्मीनान से टीवी लाउंज में आकर बोला, कहाँ है माल और जवान? मैं उसके करीब पहुंच गया। सर दूसरे कमरे में है। वो मेरे बेडरूम की तरफ बढ़ा जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। मुझे उसी दरवाजे की दहलीज पर कमांडो एक्शन करना था। ये दहलीज इस सिख फौजी की जिंदगी का आखिरी मकाम था और दहलीज पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। मैंने अपने आप को एक खास पोजीशन में कर लिया। मेरी रग रग में बिजलियां सी कूद रही थी। सिख फौजी ने दहलीज की तरफ कदम बढ़ाया। उसे दूसरा कदम रखने की मोहलत न मिल सकी। मैं किसी ताकतवर चीते जैसी तेजी से उछला और दूसरे ही लम्हे फौजी की गर्दन मेरी बाजू की शिकंजे में एक तरफ लड़क चुकी थी। उसकी गर्दन का मनका टूट चुका था। उसके बाजू झूल गए। मैंने उसे छोड़ दिया। वो धड़ाम से मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। किचन से शहनाज और अल्ताफ अकबर भी आ गए। शहनाज डरी हुई थी। वो कत्ल पर कत्ल देख रही थी। लेफ्टिनेंट अल्ताफ ने तेजी से आगे बढ़कर सिख फौजी की लाश सीधी की और मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने कमांडो ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की? क्या तुम फौज में रह चुके हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं। ये दाव पेच तो मुझे मेरे एक उस्ताद ने सिखाए थे। अब तुम जल्दी से इसकी वर्दी उतार कर पहन लो। यह कहकर मैं और शहनाज किचन में चले गए। शहनाज बेचारी थर थर कांप रही थी। वो घुटी घुटी सी आवाज में कहने लगी, ये मुल्क बहुत बड़ा है, हम कहाँ तक भाग सकेंगे? ये मुल्क आज अगर बांग्लादेश बन गया है तो कल मशरकी पाकिस्तान भी था। यहाँ हमारे दुश्मन हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हमदर्द भी जरूर होंगे। वो हमारी मदद करेंगे। लेफ्टिनेंट किचन में आ गया। वो सूबेदार मेजर की वर्दी में था और ब्रेन गन उसके कांधे पर लटक रही थी। वो उसकी जेब से निकली हुई पासबुक और दूसरे कागजात भी पढ़ रहा था। उस सूबेदार मेजर का नाम बारा सिंह था और वो जाट रेजिमेंट का जवान था। उसकी पासबुक हमें उसकी लाश के साथ ही गायब कर देनी होगी। सिख फौजी की जेब से कुछ भारतीय करेंसी निकली और उसमें एक खत भी था जिस पर लुधियाना के किसी गांव का पता लिखा हुआ था। लुधियाना अंग्रेजी में लिखा था और बाकी सारा पता भी। हमने सिख फौजी की लाश, उसका खत, उसकी पासबुक और अल्ताफ अकबर की वर्दी को भी तख्ता उठाकर बेडरूम के इस तहखाने में फेंक दिया जहां से पहले 3 लाशें अब बू देने लगी थी। पासबुक को उस लिए लाश के साथ तहखाने में फेंक दिया कि इस पर सिख सूबेदार मेजर की तस्वीर लगी हुई थी। हमारा प्रोग्राम ये बना कि शाम का अंधेरा होते ही जीप लेकर निकल पड़ेंगे और शमाल की तरफ किसी मकाम से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में दाखिल होने की कोशिश की जाए। ये प्रोग्राम बनाना बड़ा आसान था, लेकिन हमें मालूम था कि इस जानलेवा सफर पर कदम कदम पर मौत मुंह फाड़े खड़ी थी। अब सबसे बड़ा मसला शहनाज का था। उसे हम अकेले नहीं छोड़ सकते थे। हम हरगिज़ ये गवारा नहीं कर सकते थे कि एक शरीफ पाकिस्तानी खातून को मुक्ति बाहिनी वाले अगवा करके ले जाएं।
काफ़ी सोच और विचार के बाद आखिर हमने आपस में यही तय किया कि शहनाज को मर्दाना लिबास पहनाकर सिविलियन बंगाली नौकर के भेस में साथ रख लिया जाए। मैंने उसी वक्त जीप निकाली और शहर के एक पुराने बाजार में आ गया जहां सेकंड हैंड कपड़े वगैरह मिलते थे। बंगाली इंडियन जीप देखकर इकट्ठे हो गए और जे बंगला के नारे लगाने लगे। मैंने दुकानदार से एक कुर्ता, खुला पाजामा और रबर के पुराने 3-4 बूट खरीदे कि कोई तो शहनाज को पूरा आ जाएगा। मैंने दुकानदार को अपनी रेजिमेंट हेडक्वार्टर का झूठ मूठ एड्रेस लिख कर दे दिया कि बिल वहां भेज दे। वो भला कैसे इनकार कर सकता था। वापसी पर मैंने एक सड़क पर वो ट्रक जाते देखे जिनमें पाक फौज के जवान जंगी कैदियों की हैसियत से खामोश बैठे थे और लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये मंदिर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर सकता था। कोठी में वापस आकर हमने पहला काम यह किया कि चाकू की मदद से शहनाज के लंबे बाल काट दिए। उसका जिस्म दुबला पतला था। उसे मर्दाना लिबास पहनाया तो वह बिल्कुल सांवला बिहारी लड़का लगने लगी। एक जूता उसे पूरा आ गया। एहतियातन एक 4 खाना धोती उसके कांधों पर उड़ा दी। जब शाम का अंधेरा ढाका शहर के बाजारों में उतर आया तो हमने जीप में पेट्रोल चेक किया। टैंकी काफ़ी भरी हुई थी। अगली सीटों पर मैं यानी हवालदार गुनशाम और अल्ताफ अकबर यानी सूबेदार मेजर दरबारा सिंह बैठ गए। पिछली सीट पर शहनाज को बिठाया और उसे हदायत कर दी कि वो गूंगी बनी रहे और कोई बात ना करे। फिर हमने खुदा का नाम लिया और जीप निकाल कर ढाका की तरफ रवाना हो गए। हमारी जीप ढाका के बाजारों से गुजर रही थी। हथियार डालने के बाद बड़े अलम अंगेज मनादर देखने में आ रहे थे। बंगालियों की अक्सरियत वक्ती जज्बात के तूफान में घिर चुकी थी। ये लोग हिंदुस्तानी फौजियों के खैर मकदम में नारे लगा रहे थे। हम एक भारतीय फौजी जीप में सवार थे और हमारी वर्दियां भी भारतीय फौज की थीं। हमें देखकर बंगाली खुशी के नारे लगा रहे थे। हमें भी हाथ हिला हिला कर उनके नारों का जवाब देना पड़ता, अगरचे हमारे दिल खून के आंसू रो रहे थे। मैं हवालदार गुनशाम दास और मेरा साथी अल्ताफ अकबर सूबेदार मेजर दरबारा सिंह की वर्दी में और पाकिस्तानी CSP अफसर की बीवी शहनाज मर्दाना लिबास में हमारे सिविलियन बंगाल मुलाजम के भेस में थी। मैं जीप चला रहा था। अल्ताफ अकबर मेरी साथ वाली सीट पर बैठा और शहनाज पिछली सीट पर बैठी थी। कोई इंडियन फौजी जीप या ट्रक हमारे करीब से गुजरता तो हम एक दूसरे को हाथ हिला हिला कर सलाम करते। हम कर्मी टोला के इलाके से गुजरे तो हमें बंगालियों ने घेर लिया और हमें फूलों के हार पहनाए और मिठाई के 2 लिफाफे दिए। वो चीख चीख कर इंडियन फौज और बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शहनाज पिछली सीट पर दुबकी बैठी थी। उसका रंग जर्द हो रहा था। मैंने उसे घूर कर देखा और उसके ज़हन में ये डालने की कोशिश की कि वो भी अपने आप को खुश जाहिर करे। बड़ी मुश्किल से हमने जीप को भीड़ में से निकाला और कमलापुर की तरफ रवाना हुए। चट्टागांग की तरफ जाने वाली बड़ी सड़क पर आ गए। एक जगह सड़क के किनारे दरख्तों में जीप खड़ी करके हमने मिठाई खाई क्योंकि हमें भूख लग रही थी। मैंने शहनाज को दबे लफ्जों में थोड़ा सा डांटा कि अगर वो बंगालियों को देखकर इसी तरह घबराती रही तो हम पकड़ लिए जाएंगे। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा कि वो मजबूर है। अल्ताफ अकबर ने कहा कि अगर वो अपने आप को नहीं संभालेगी तो हमें मुक्ति बानी की गोलियों का निशाना बनने से कोई नहीं बचा सकेगा। शहनाज ने वादा किया कि वो हमारी हदायत पर अमल करेगी। पहले हमारा मंसूबा नेपाल की सरहद पार करने का था, मगर काफ़ी सोच विचार के बाद अब हमारा इरादा चिट्टागांग के पुल ट्रैक्स पार करके बर्मा की तरफ फरार होने का था, क्योंकि नेपाल की सरहद के इस तरफ शामिल इंडियन कमांडर ने अपना हेडक्वार्टर कायम कर लिया था। अगरचे हमारे पास जीप ना होती तो हम नारायणगंज के मकाम पर दरिया पार करके आगे जंगल में निकल जाते, लेकिन हम जीप और इंडियन फौजी वर्दियों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर जितनी दूर हो सकता था बदरिया सड़क निकल जाना चाहते थे। ढाका से चिट्टागांग तक बहुत तवील सफर था। जीप पर यह सफर खतरनाक भी था। मैं इस सड़क पर अपनी एयर कंडीशन कार में रंगपुर तक सफर कर चुका था। ये 1 रात और 1 दिन का सफर था। रास्ते में हमें पेट्रोल भी लेना था। हमारे पास पैसे भी नहीं थे। कई मसाइल पैदा हो सकते थे। जगह जगह इंडियन और बंगाली रेजिमेंटों ने चेक पोस्टें कायम कर रखी थी। तफसीली पूछगछ और कागजात की पड़ताल के वक्त हम पकड़े भी जा सकते थे। मैं इन्हीं ख्यालात में गुम था और जीप सड़क पर तेज रफ्तारी से भागी जा रही थी। शाम के साए होने लगे तो हमें सामने सड़क के दरमियान एक इंडियन फौजी का ट्रक खड़ा नजर आया। उसके आगे एक भारतीय फौजी खड़ा बाजू हला हला कर हमें रुकने का इशारा कर रहा था। अल्ताफ अकबर ने मशवरा दिया कि जीप ना रोकी जाए, मगर मैंने देख लिया कि ट्रक में वायरलेस था जिसका एरियल बाहर निकला हुआ था। अगर हम वहां रुके बगैर भाग जाते तो ट्रक में बैठे भारतीय फौजियों को हम पर शक हो सकता है और वो हमारे बारे में सिग्नल देकर मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। चुनाचे मैंने सड़क की एक जानब जीप रोक ली। एक सिख सिपाही ने हमारे करीब आकर सल्यूट किया और कहा, सर तेल खत्म हो गया है। मैंने देखा कि फौजी ट्रक की अगली सीट पर एक और सिख फौजी बैठा था। मैंने सिख सिपाही से कहा, डब्बा लेकर जीप की टैंकी में से थोड़ा सा तेल निकाल ले। मैं उसकी मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था।
हालांकि हमें खुद पेट्रोल की बहुत जरूरत थी। सिख सिपाही ने सल्यूट मारकर ट्रक के पीछे से एक टीन डब्बा और एक रबड़ की नलकी निकाली और जीप की टंकी में से पेट्रोल निकालने लगा। मैं जीप में बैठा लेफ्टिनेंट अल्ताफ खामोश था। मैं जीप में बैठा रहा। मेरी उंगली अस्टेन गन के ट्राइगर पर थी। मैं किसी भी सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार था। लेफ्टिनेंट अल्ताफ खामोश बैठा था। उसकी आंखों में तशवीश थी। इतने में सामने से एक इंडियन फौजी जीप तेजी से आई और हमारे पहलू में रुक गई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उसमें एक इंडियन मेजर और उसके 2 बॉडीगार्ड सवार थे। इंडियन मेजर की मूंछें नोकीली थी और कांधे पर कराउन चमक रहा था। उसने करख्त आवाज में पूछा, इधर तुम लोग क्या कर रहे हो? दूसरे सिख फौजी ने जल्दी से उतरकर सल्यूट मारा और बताया कि पेट्रोल खत्म हो गया था। इंडियन मेजर ने हमारी जीप की तरफ देखा और वहीं से बोला, कौन सी रेजिमेंट के हो? यहाँ से एक बड़ी सख्त गलती हो गई थी। हमें चाहिए था कि ज़ाब्ते के मुताबिक एक इंडियन मेजर को सामने आते देखकर फौरन अपनी जीप से उतरकर उसे सल्यूट करते। यही गलती हमें लेकर बैठ गई थी। मैं तेजी से कूदकर मेजर के करीब गया और सल्यूट मारकर बोला, सर 15 हिसार रेजिमेंट। वो ऑफिसर जीप से उतर आया और मेरे करीब आकर बोला, जवान अपनी पासबुक दिखाओ। मैं अंदर से परेशान हुआ। सिविलियन होता तो घबरा जाता, लेकिन मैं एक ट्रेंड कमांडो था और इस किस्म के लिए मौकों के लिए तो कमांडो को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। अगरचे मेरे पास हवालदार घनश्याम दास की पासबुक मौजूद थी, मगर मैंने उस पर लगी हुई घनश्याम दास की तस्वीर उतार कर फाड़ दी थी। मैंने जल्दी से कहा, सर जीप में है। ये कहकर मैं तेजी से मुड़ा, डबल मार्च करता अपनी जीप तक आया। लेफ्टिनेंट अल्ताफ कुछ घबराया हुआ था। पिछली सीट पर बैठी शनाज भी सहमी हुई थी। मैं यूं ही जीप का डैशबोर्ड खोलने के लिए झुका और धीमी आवाज में अल्ताफ से कहा, एक्शन। और उसके साथ ही मैंने पलटकर मेजर पर अस्टेन गन की बाड़ मारी। वो उछलकर गिरा। मैंने फौरन उसके पीछे जीप में खड़े हुए दोनों फौजियों को भी भून डाला। इस दौरान में अल्ताफ ने बेहद तेजी का सबूत देते हुए अपनी स्टेन गन से पेट्रोल भरते हुए सिख और ट्रक के पास खड़े दूसरे सिख फौजी को गोलियों का निशाना बना डाला था। सड़क पर 5 फौजियों की लाशें तड़प रही थी। मैंने अल्ताफ से कहा, लाशों को उठाकर झाड़ियों को पीछे फेंक दिया जाए। शहनाज का खौफ से बुरा हाल हो रहा था। हमने जल्दी जल्दी 5 लाशें सड़क से घसीटकर घनी झाड़ियों में फेंक दी। फिर ट्रक और जीप को धक्का लगाकर सड़क के दूसरी जानब दरख्तों की तरफ लुढ़का दिया। फौजियों, ट्रक और जीप की तलाशी लेने पर हमें इंडियन करेंसी में कोई 500-600 रुपए रकम, 2 भरे हुए रिवॉल्वर और स्टेन गन का एमुनेशन मिला। ये एमुनेशन हमने अपनी जीप में रखा और तेजी से आगे रवाना हो गए। अल्ताफ ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, तुम मुझे कमांडो लगते हो। ये एक कमांडो एक्शन ही था। मैंने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि कॉलेज के ज़माने में कमांडो ट्रेनिंग ली थी। जीप सड़क पर से कहीं निकल आई थी। सड़क पर दोनों जानिब बुलंद और घने दरख्त थे। इन दरख्तों के साए शाम के बढ़ते फैलते झटपटे में गुम हो रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। अब रात हो गई थी। वहां एक बंगाली रेस्टोरेंट के बाहर कुछ बंगाली बैठे चाय पी रहे थे। मैंने जीप एक तरफ खड़ी कर दी। बंगाली दुकानदार और ग्राहकों ने इंडियन फौजियों को देखकर जय बंगला के नारे बुलंद किए। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ हिला हिलाकर उनके नारों का जवाब दिया और खाना तलब किया। वहां से हमें चावल और उबली हुई मछली मिल गई। मैंने पैसे देने चाहे, मगर बंगाली दुकानदार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। हमने जीप में बैठकर खाना खाया। एक बंगाली मुलाजिम पानी लेकर आया। उसने घूर कर शहनाज को देखा, फिर बंगला जबान में शहनाज से कोई सवाल किया, क्योंकि शहनाज का हुलिया किसी बंगाली लड़के का था। शहनाज ने आगे से गूंगों की तरह गूं गां की। मैंने बंगाली लड़के से कहा कि यह बंगाली शक्ल का है। बंगाली मुलाजिम हंसने लगा और आगे से वो भी गूंगों की तरह नकल उतारते हुए गूं गां करने लगा। खाना खाने के बाद हमने बर्तन बंगाली मुलाजिम के हवाले किए और उसे 2 रुपए टिप दी और जीप स्टार्ट करके वहां से आगे निकल गए। जूं जूं रात गुजर रही थी, सफर दुश्वार होने लगा था। एक तो सड़क पर रोशनी नहीं थी, दूसरे नींद का गलबा होने लगा था। शहनाज पिछली सीट पर सो गई थी। अल्ताफ भी ऊँग रहा था। कभी कभी जीप चलाते हुए मुझे भी ऊँग आ जाती। ये बड़ी खतरनाक बात थी और जीप बेकाबू होकर किसी खाई में गिर सकती थी। चुनाचे मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी महफूज मकाम पर जीप रोककर बाकी रात आराम किया जाए। एक जगह बड़ी सड़क में से एक छोटी कच्ची सड़क खेतों और दरख्तों की जानब निकलती थी। मैंने जीप को उस सड़क पर डाल दिया। ये ऊंची नीची कच्ची सड़क थी और छकड़ों वगैरह के लिए बनाई गई थी। कुछ फासले पर सड़क से हटकर एक जगह रोशनी दिखाई दी। अल्ताफ ने उस तरफ इशारा करके कहा, कोई गाँव लगता है, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मैंने उसकी राय से इत्तफाक करते हुए कच्ची सड़क से जीप को उतारा और एक जगह आम के घने दरख्त के नीचे खड़ी कर दी। जमीन पर सांप बिच्छू का डर था, इसलिए जीप में ही सोने का फैसला किया गया। मैंने अल्ताफ से कहा, आधी रात तक वो सो जाए, मैं पहरा देता हूँ, उसके बाद मैं आराम करूंगा तो वो पहरा दे। चुनाचे अल्ताफ जीप की अगली 2 सीटों पर टांगे फैलाकर लेट गया। मैं स्टेन गन लिए पहरा देने लगा।
थोड़ी ही देर बाद उस नौजवान पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट के खराटों की आवाज़ आने लगी। मैं सोचने लगा, खुदा जाने पंजाब में मुकीम इस नौजवान के माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए किस खजू व खुशू से दुआएं मांग रहे होंगे। ऐसे सैकड़ों नौजवान थे जिनकी ज़िंदगियों के लिए पाकिस्तान में दुआएं मांगी जा रही थी। किसी को उनके मुस्तकबिल, उनकी ज़िंदगियों के बारे में इल्म नहीं था। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे। शहनाज पिछली सीट पर गहरी नींद सो रही थी। बदकिस्मत दुल्हन मशरकी पाकिस्तान के खूनी इनकलाब के सैलाब में अपने शोहर की मौत के बाद तिनके की तरह बह रही थी। मैं सोचने लगा, इसकी वजह से हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं। अगरचे वो मर्दाना लिबास में थी, मगर ये बड़ा नाकाबिल एतबार हुलिया था। वो पहचानी जा सकती थी। हम उसे अपने से अलग भी नहीं कर सकते थे। मैं उसे अपने साथ ही बर्मा की सरहद पार कराना चाहता था। मैं उस तरफ देखने लगा जिधर रोशनी हो रही थी। ये किसी लालटेन की रोशनी थी। अंधेरे में मुझे 2-3 झोपड़ियों के धब्बे नजर आ रहे थे। ये कोई गांव नहीं था, 2-3 झोपड़ियां थी जहां बंगाली किसान रहते थे। मुझे नींद आ रही थी, मगर मैं ड्यूटी पर था। मैंने घड़ी देखी, रात के 12:15 बज रहे थे। हम चारों तरफ से दुश्मन के घेरे में थे। पाक फौज हथियार डाल चुकी थी। जाहिर है वो भारतीय फौजियों की कैद में थी। मुफ्ती बाहिनी ने इंडियन फौज के साथ मिलकर हर तरफ कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म कर रखा था। हम इंडियन वर्दियों में जरूर थे, मगर हमारा भांडा किसी भी वक्त फूट सकता था। आसपास झाड़ियों में झिंगर बोल रहे थे। नींद पर गलबा पाने के लिए मैं चल फिर कर पहरा देने लगा। रात अगरचे ठंडी थी, मगर हबस हो गया था। मेरा दिल नहीं चाहता था कि अल्ताफ को गहरी नींद से जगाऊं। मेरा आराम करना भी जरूरी था। मैंने 2 बजे उसे जगा दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके मुंह से निकल गया, अम्मा जी, अम्मा जी। वो ख्वाब में शायद अपनी माँ से बातें कर रहा था। मुझे सामने देखकर उसने कलमा शरीफ पढ़कर मुंह पर दोनों हाथ फेरे और बोला, ख्वाब में अम्मा जी मेरे सर पर प्यार कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं इन आंसुओं को पी गया। अल्ताफ अकबर मेरी जगह पहरा देने लगा और मैं जीप की अगली सीटों पर लेट गया। फौरन ही नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब अल्ताफ मेरे कंधे को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए कह रहा था, अमर भाई उठो, दिन निकलने वाला है। मैंने देखा आसमान पर सुबह की रोशनी फैली हुई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शहनाज अभी तक बेसुध पड़ी थी। मैंने अल्ताफ से कहा, हमें इन झोंपड़ी वालों से हाथ मुंह धोने के लिए पानी और कुछ खाने पीने के लिए हासिल करना होगा। शहनाज भी जाग गई थी। हमने उसे साथ लिया और झोंपड़ियों की तरफ चल दिए। हल्की रोशनी फैल रही थी। 2 बंगाली किसान धोतियां बांधे एक झोंपड़ी के बाहर बैठे नारियल का पानी पी रहे थे। उनमें से एक की दाढ़ी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, ये मुसलमान लगते हैं, लेकिन खबरदार इन्हें अपना राज ना बताना। एक धोती पोश दुबली पतली अधेड़ उम्र की औरत झोंपड़ी के एक जानब बैठे चूल्हे में आग जला रही थी। 2 भारतीय फौजियों को अपनी तरफ आते देखकर बंगाली उठ खड़े हुए। उन्होंने माथे पर हाथ रखकर हमें सलाम किया। उन दोनों में एक जवान और एक पक्की उम्र का था। दोनों दुबले पतले और कमजोर थे। मैंने टूटी फूटी उर्दू में कहा, हम भारतीय फौजी हैं, हमें हाथ मुंह धोने के लिए पानी और कुछ खाने को चाहिए। मेरे लहजे के तुहकम से वो सहम गए। उनमें जो बड़ा था उसने अपनी बीवी को जुरिया कहकर आवाज दी। ये नाम हिंदुओं का था, मगर बूढ़े बंगाली की दाढ़ी बता रही थी कि वो मुसलमान है। फिर ख्याल आया, मशरकी पाकिस्तान के मुसलमान अपनी बीवियों और लड़कियों के 2 नाम रखते हैं, एक मुसलमानों का और दूसरा हिंदुओं वाला नाम। उसकी बीवी ने हमारे लिए ज़मीन पर चिटाई बिछा दी। मैंने हाथ मुंह धोने के लिए पानी मांगा तो बूढ़े बंगाली ने एक तरफ दरख्तों में इशारा करके बताया कि उधर तालाब है। मैं पहले तालाब पर गया। वो एक छोटा सा तालाब था जिसकी सीढ़ियां पानी में उतर गई थी। इस किस्म के तालाब मशरकी पाकिस्तान के देहातों में आम होते थे। मैंने हाथ मुंह धोया, फिर अल्ताफ को भेज दिया। वो वापस आया तो शहनाज को तालाब पर जाने का इशारा किया। शहनाज खामोशी से उधर चल दी। उसका लिबास तो बंगाली लड़कों जैसा था, मगर चाल औरतों जैसी थी। मैंने महसूस किया कि बंगाली बूढ़ा उसकी तरफ मशकूक नजरों से देख रहा है। हमने नाश्ता किया। बूढ़े बंगाली की बीवी ने कालक लगी केतली में हमारे लिए चाय बना दी। मालूम हुआ कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था। ये एक मुसलमान बंगाली कुंबा था। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी के अंदर से एक खुश शक्ल नौजवान बंगाली लड़की निकल आई। वो हमें खौफजदा नजरों से देखती हुई अपनी माँ के पास चली गई। बूढ़े बंगाली ने डरते हुए बताया कि ये उसकी बेटी है। वो हमें बातों में लगाकर हमारी तवज्जो अपनी बेटी की तरफ से हटाना चाहता था। मैंने उससे पूछा कि भगोड़े पाकिस्तानी फौजी तो यहाँ नहीं है। उसने एक गहरी सांस भरकर बताया कि इधर जितने पाकिस्तानी फौजी थे सबको इंडियन फौज गिरफ्तार करके ले गई है। मैंने जीप से इंडियन करेंसी के 20 रुपए निकाल कर बूढ़े के दिए। उसने लेने से इनकार कर दिया। वो अभी तक खौफजदा था और उसने अपनी लड़की को इस दौरान में इशारा करके दूसरी झोंपड़ी में भेज दिया था, क्योंकि मुफ्ती बाहिनी और इंडियन फौजी बंगाली लड़कियों को भी अगवा करके ले जाते थे। मैंने जबरदस्ती उसे 20 रुपए दिए और उसका शुक्रिया अदा करके चले ही थे कि एक तरफ से फौजी जीप आती दिखाई दी।
मैंने अल्ताफ की तरफ देखकर उसे होशियार रहने का इशारा किया और शहनाज से कहा कि वो दरख्तों के दरमियान खड़ी अपनी जीप में जाकर बैठे। शहनाज चली गई। जीप हमारे करीब आकर रुक गई। ये किसी बंगला रेजिमेंट की जीप थी और उसमें 4 मुक्ति बाहिनी के गुंडे सिपाही सवार थे। उन्होंने राइफलें थाम रखी थी। उनमें से एक जीप में ही बैठा रहा, दूसरा जीप से उतरकर खड़ा हो गया। 2 मुक्ति बाहिनी वाले हमारी तरफ बढ़े। वो मुस्कुरा रहे थे और उनकी वर्दियां मुक्ति बाहिनी की थी और आंखों से वहशत और दरिंदगी टपक रही थी। उन्होंने हमें सल्यूट किया और टूटी फूटी उर्दू में कहा कि वो लोग यहाँ मुर्गियां और अंडे लेने आए हैं। मैंने वहां ठहरना मुनासिब नहीं समझा और अल्ताफ को साथ लेकर वापस अपनी जीप की तरफ चल दिया। हमारे लिए इन लोगों से दूर रहना ही बेहतर था। दरख्तों के झुंड में हमारी जीप खड़ी थी। मैं जीप स्टार्ट करने ही वाला था कि किसी लड़की की चीख सुनाई दी।